आफ्टरनून फ्रेंड्स। आपको पता होगा कि कल लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट में एक बम्पर बहाली निकाली गई है। लगभग 10,101 पदों पर चार विभिन्न पोस्ट के लिए लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकाली गई है। मैं वीडियो थोड़ा सा लेट बनाता हूं, लेकिन वीडियो को पूरा स्टडी करता हूं, पहले जानने की कोशिश करता हूं कि विज्ञापन में क्या क्या दिया गया है, कौन कौन से छात्र फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, कौन नहीं कर सकते हैं। जो ये नया नियमावली बनाया गया है भू राजस्व विभाग के द्वारा, उस नियमावली के बारे में भी डिस्कस करेंगे। सिलेबस भी क्या है उसके बारे में भी मैं डिस्कस करूंगा। वीडियो थोड़ा लंबा है, लेकिन काफी सटीक जानकारी आपको मैं देने जा रहा हूं। अभी तक बहुत कम ऐसे यूट्यूब चैनल्स है जो इस रियलिटी को दिखा रहे हैं कि इस नियमावली में क्या क्या सच्चाई है और क्या क्या उसमें बुराई छुपी हुई है। सभी न्यूज चैनल या यूट्यूबर्स है सिर्फ एक ही चीज कर रहे हैं कि बिहार में बम्पर बहाली है, लगभग 10,000 पदों के लिए विज्ञापन निकाला गया है, लेकिन उसके अंदर छिपे हुए कुछ बातों को किसी भी यूट्यूब चैनल्स के द्वारा नहीं बताया जा रहा है कि उसमें क्या क्या खामी है। मैं आपको बता दूं कि आपको मैं पहले ही सूचित कर देता हूं कि बिहार की कोई भी वैकेंसी आती है तो सरकार कहीं ना कहीं थोड़ा ना थोड़ा अपने बहाली नोटिफिकेशन में पेज छोड़ के जाती है। आपने देखा था कि जब पीएचईडी डिपार्टमेंट की वैकेंसी आई थी जेई के लिए, उसमें भी विभाग के द्वारा कुछ खामियां छोड़ दी गई थी। काउंसलिंग हुआ, काउंसलिंग के बाद आपको शपथ पत्र लिया गया पीएचईडी डिपार्टमेंट के द्वारा और बाद में जाकर बहाली को रद्द कर दिया गया। उसी तरीके से यूडीएचडी जो अर्बन डेवलपमेंट की जो वैकेंसी जेई के लिए आई थी, सेम उसमें भी वही चीज हुआ था। विज्ञापन निकाला गया, रिजल्ट आया, काउंसलिंग हुआ और उसके बाद बहाली रद्द कर दी गई। सबसे बड़ी वैकेंसी जो कि बिहार सरकार के द्वारा 2019 में निकाली गई थी, परमानेंट कनीय अभियंता पद के लिए बिहार तकनीकी सेवा आयोग के माध्यम से, आपको पता ही होगा कि 4 साल की लंबी प्रक्रिया चली। प्रक्रिया होने के बाद जनवरी 2023 में हाईकोर्ट के द्वारा उस बहाली को भी रद्द कर दिया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं बार बार बहाली रद्द की बात मैं क्यों कर रहा हूं, और हर बहाली में कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से कोर्ट का इंटरफेरेंस होता है। अब हम यहां डिस्कस करेंगे सबसे पहले कि कल जो विज्ञापन निकाला गया है लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट का विभिन्न पोस्ट के लिए, चाहे वो असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर हो या कानूनगो हो या सीनियर अमीन या लिपिक, ये 4 पद के लिए जो निकाले गए हैं लगभग 10,000 पदों के लिए। लेकिन हर बहाली की तरह इस बहाली में भी कुछ खामी को छोड़ दिया गया है, और क्या खामी छोड़ा गया है मैं वो आप पर डिस्कस करूंगा। अब आप देखिएगा, सबसे पहले ये जो विज्ञापन है, जो विवरण पुस्तिका है, मैं वो आपको दिखा रहा हूं जो कि लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट के द्वारा दिया गया है। आप देख सकते हैं कि इसमें ऑनलाइन एग्जाम होगा, ये बात पहले से क्लियर था, और इस एग्जाम को बीसीईसीई कंडक्ट करेगी। आप देख रहे हैं कि ये पुस्तिका पूरा उपलब्ध है। सबसे पहले तो मैं आपको ये चीज बता दूं कि जो आप फॉर्म भरिएगा उससे पहले कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड है, जो आप कहीं से भी, जो आप अपने जो इंस्टीट्यूशन है या अगर आपके पास है अवेलेबल, तो आप ये सब डॉक्यूमेंट्स देख सकते हैं। सबसे पहले मैट्रिक का प्रमाण, मैट्रिक का जो है, चाहे डेट ऑफ बर्थ के लिए, वो तो हर वैकेंसी में होता है। डेट ऑफ बर्थ के लिए मैट्रिक का आपको चाहिए सर्टिफिकेट, चाहे वो मार्कशीट के फॉर्म में रहे या मूल प्रमाण पत्र हो। दूसरा देखिए, डिप्लोमा या इंजीनियरिंग का जो प्रमाण पत्र है या अंक पत्र है, उन दोनों की भी आपको जरूरत पड़ेगी। तीसरा, आपको डोमिसाइल की जरूरत पड़ेगी, जो आप सीओ से भी बनाएंगे तो भी काम चलेगा। चौथा जो है वो आय प्रमाण पत्र लगेगा, और इसमें जो एक इंपॉर्टेंट है वो है, आपको देख लिए, मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ, जो एक इंपॉर्टेंट चीज है जो बहुत सारे छात्रों के पास नहीं है, वो ये है कि चरित्र प्रमाण पत्र। चरित्र प्रमाण पत्र यानी कि आपने जहां लास्ट पढ़ाई की है वहां के प्रिंसिपल के द्वारा ये आपको चरित्र कैरेक्टर सर्टिफिकेट इशू होना चाहिए। वही बच्चे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कॉलेज छोड़ दिया है तो उनके पास चरित्र प्रमाण पत्र नहीं होगा। इसीलिए मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूं कि आपके पास चरित्र प्रमाण पत्र होना चाहिए जिसपे प्रिंसिपल का सिग्नेचर हो। आपको पता होगा कि किसी भी इंस्टीट्यूट में प्रिंसिपल होते हैं, उन्हीं के साइन का चरित्र प्रमाण पत्र चाहिए, यूनिवर्सिटी नहीं। मैं बार बार आपको रिपीट कर रहा हूं। इसके अलावे आप एक चीज और देख सकते हैं
कि EWS सर्टिफिकेट चाहिए, फोटोग्राफ्स, अस्थाई निवास प्रमाण पत्र, ये सब चीज आपको चाहिए। अब हम आते हैं मेन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट का, जिस पे डिस्कस हम लोग यहाँ पर करेंगे। मैंने आपको पहले भी बोला, मैं जब स्टार्ट किया वीडियो तो मैं सबसे पहले बोला कि बिहार सरकार कोई भी वैकेंसी निकालती है तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खामियां को छोड़ के जाती है, और इसका जो है इसी खामी के कारण पूरा मामला फंस जाता है। क्योंकि आपको पता ही होगा कि अगर कहीं पर कोई खामी रहती है तो कुछ स्टूडेंट्स के फेवर में वो चीज होता है, तो कुछ स्टूडेंट्स उस खामी से नाखुश हो जाते हैं। तो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि मैं ये चीज बार बार रिपीट क्यों कर रहा हूं। अब आप देख सकते हैं, सबसे पहली जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर क्या है, ये चीज आप देखिए कि विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, जिसके लिए लगभग 355 पोस्ट निकाले गए हैं, और यहाँ पर बताया गया है कि किस कैटेगरी के लिए कितनी नंबर ऑफ सीट्स है। यहाँ 30% आपको, जैसे यूआर के लिए 145 सीट्स है, इसका जो 30% होगा वो यूआर फीमेल के लिए आरक्षित है। इसी तरीके से यहाँ इनकी जो सैलरी है वो 59,000 है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं बात बोलने वाला हूँ वो ये बात मैं बोलने वाला हूँ कि इनकी जो न्यूनतम योग्यता है, ये आप अच्छे से पढ़िए। इस योग्यता में क्या लिखा गया है, एआईसीटी से मान्यता प्राप्त, एआईसीटी से मान्यता प्राप्त तथा संबंधित राज्यों के एसबीटी से पंजीकृत संस्थानों से सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक। कहने का सिर्फ और सिर्फ मतलब है वही बच्चे अप्लाई करेंगे जिनका कॉलेज एआईसीटी से मान्यता प्राप्त है, और सिर्फ एआईसीटी से मान्यता प्राप्त नहीं, इस एआईसीटी से मान्यता प्राप्त के साथ साथ और वहां की जो टेक्निकल बोर्ड है उसके द्वारा वो कॉलेज लिस्टेड होना चाहिए। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप बिहार में किसी कॉलेज से पढ़ाई कर रहे हैं तो आपका संस्था एआईसीटी से मान्यता होना चाहिए, और यहाँ का जो टेक्निकल बोर्ड है उससे भी मान्यता होना चाहिए, तभी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि यहाँ पर तथा शब्द का इस्तेमाल किया गया है। मैं आपको एक बार फिर से याद दिला दूं कि वही स्टूडेंट अप्लाई करेंगे जिन्होंने एआईसीटी से मान्यता प्राप्त संस्था और उस राज्य की जो टेक्निकल बोर्ड है वहां से उन्होंने पढ़ाई किया हो। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में यहाँ पर एक बात आ रही है, जो मुझे कुछ स्टूडेंट्स से कल कॉल भी किया था, पूछा कि सर अगर मेरा कॉलेज एआईसीटी से मान्यता प्राप्त होगा और साथ में मेरी जो एग्जाम कॉन्टैक्ट की होगी अगर यूनिवर्सिटी की होगी, यानी कि यूजीसी, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे कॉलेज ऐसे हैं जो कि यूनिवर्सिटी है, चाहे वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो चाहे वो डीम्ड यूनिवर्सिटी हो, उसके अंदर के जो कॉलेज होते हैं वो एआईसीटी होते हैं। एज फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं, भारतीय विद्यापीठ VVP पुणे, ये एआईसीटी इंस्टीट्यूट है, और इनको जो डिग्री देती है वो भारतीय विद्यापीठ विश्वविद्यालय देती है। उसी तरीके से आप जानते होंगे कि स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ये आपको बालाघाट में है, ये कॉलेज है, और इनको जो डिग्री देती है वो सरदार पटेल यूनिवर्सिटी देती है। तो यहाँ पर कहने का मतलब कॉलेज तो एआईसीटी से मान्यता प्राप्त है, बट उनकी जो डिग्री है वो टेक्निकल बोर्ड से नहीं है, उनकी डिग्री यूनिवर्सिटी से है। तो ऐसे क्या स्टूडेंट्स अप्लाई नहीं कर पाएंगे? लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ की नोटिफिकेशन के अनुसार वो स्टूडेंट्स अप्लाई नहीं कर सकते हैं। मैं बार बार बता रहा हूं कि एआईसीटी के साथ साथ आपका टेक्निकल बोर्ड भी होना चाहिए। अब आपको पता होगा कि 2003 में सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया था। उस आदेश में बताया गया था कि कोई भी स्टूडेंट, चाहे वो एआईसीटी से मान्यता प्राप्त संस्था से किए हो या यूनिवर्सिटी से बीटेक की पढ़ाई किए हो, दोनों डिग्री इक्विवेलेंट है। यानी कि उस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अनुसार
अगर आपने यूनिवर्सिटी से भी पढ़ाई की है या संस्था से पढ़ाई की है तो आप कोई भी वैकेंसी के लिए अप्लीकेबल हैं। लेकिन यहाँ क्लियर कट बोला जा रहा है कि एआईसीटी के साथ साथ आपका टेक्निकल बोर्ड होना चाहिए। अब हम आगे के टॉपिक पर डिस्कस करेंगे कि और कहां कहां खामियां है। आपने पूरा अभी देखा, मैंने आपको बीटेक सिविल के बारे में बताया, जो पहला पोस्ट था सहायक बंदोबस्त विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट जो पोस्ट है, जहां पर सबसे ज्यादा नंबर ऑफ सीट्स है, वो है आपको विशेष सर्वेक्षण अमीन। लगभग 8,244 पद हैं और इस पद के लिए जो रखा गया है क्राइटेरिया, वो एआईसीटी से मान्यता प्राप्त तथा संबंधित राज्यों के एसबीटी से, यानी कि यहाँ पर सेम वही चीज दिया गया है। कहने का मतलब आपका कॉलेज एआईसीटी से होना चाहिए और इसके साथ साथ मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि सिर्फ एआईसीटी नहीं है, एआईसीटी के साथ साथ आपका जो टेक्निकल बोर्ड है वो भी होना चाहिए, टेक्निकल बोर्ड भी होना चाहिए। यानी कि ये दोनों पार्ट होगा तभी आप अप्लाई कीजिएगा। जैसे एज फॉर एग्जांपल अगर आपने बिहार के कॉलेज से पढ़ाई की है, तो जैसे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक से आपने पढ़ाई किया, तो ये आपको एआईसीटी हो गया और इनका जो टेक्निकल बोर्ड हो गया वो हो गया एसबीटी। तो ये बच्चे अप्लीकेबल हो गए। लेकिन अगर आपने पढ़ाई सरदार पटेल यूनिवर्सिटी से किया है तो इनके जो कॉलेज है वो आपको एआईसीटी है। सरदार पटेल यूनिवर्सिटी का जो कॉलेज है वो एआईसीटी है, बट उनका जो डिग्री है वो सरदार पटेल यूनिवर्सिटी देती है, वो टेक्निकल बोर्ड नहीं देती है। अगर इसी जगह पे कोई अदर कॉलेज में देख लूं, एज फॉर एग्जांपल एलएनसीटी का, तो एलएनसीटी का जो आपको भोपाल में है, तो इनके साथ भी सेम केस है, ये भी एआईसीटी से मान्यता प्राप्त है, बट ये भी अपना खुद का विश्वविद्यालय है। तो कहने का मतलब है कि अगर कोई किसी ने पढ़ाई भोपाल से की है तो उनका राजीव गांधी टेक्निकल यूनिवर्सिटी से होना चाहिए एआईसीटी के साथ साथ। अगर आपने बिहार से किया है तो आपका एसबीटी से होना चाहिए कॉलेज, वही बच्चे यहाँ अप्लाई करेंगे। अब मैं इस चीज को एक बार आपको फिर से बताना चाहता हूं कि ये जो है जनवरी 2023 में हाईकोर्ट का एक डिसीजन आया था। जनवरी 2023 में यूजीसी के लेकर जनवरी, आपको पता ही होगा, मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। जनवरी 2023 में बिहार तकनीकी सेवा आयोग को जो रद्द कर दिया गया था, यानी इस बहाली को कैंसिल किया गया था, तो कैंसिल करने के पीछे सिर्फ एक ही कारण था, वो था यूजीसी को अप्लाई नहीं करने दिया गया था और इस कारण से ये बहाली रद्द हो गई थी। और आयोग को एक चीज मैं और आपको याद दिला दूं कि पीएचईडी, यूडीएसडी, बीटीएससी, पहले ये तीनों बहाली जो कैंसिल हुई है, वो तीनों का सिर्फ और सिर्फ रीजन था यूजीसी। और फिर सरकार ने वही चीज किया है यहाँ पर, यहाँ भी यूजीसी को सरकार ने अप्लाई करने नहीं दिया है। यानी सरकार की बार बार एक ही चीज गलती हो रही है और वो गलती आपको दिख रही है। अब मैं बता दूं, एक पॉइंट और मैं यहाँ पर डिस्कस कर लेना चाहता हूं कि सरकार ने यहाँ पर क्लियर एक पॉइंट लिखा है कि आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, गवर्नमेंट का ये लाइन, शैक्षणिक योग्यता में निर्धारित डिग्री के अलावा किसी भी समकक्ष या डिग्री के परिवर्तित नाम। कहने का मतलब अगर आपने डिप्लोमा इन रूरल की पढ़ाई की है या डिप्लोमा इन हाईवे की है, दैट मीन्स वो इक्विवेलेंट नहीं होगा सिविल के। ये चीज आप याद रख लीजिए इस बहाली में, यानी कि सिविल जो है वो रूरल के इक्विवेलेंट नहीं है, यानी कि रूरल वाले यहाँ अप्लाई नहीं करेंगे। ये भी चीज आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है। इसके अलावा यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात है वो मैं बता दूं कि यहाँ पर जो एग्जाम होगा वो ऑनलाइन मोड में एग्जाम होगा। इसके अलावा आपको जो पैटर्न है वो बता दिया गया है कि टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और किसी में 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पर सब पूरा डिटेल आपको दिया गया है, आप देख सकते हैं पूरा डिटेल यहाँ पर।
यहाँ पर आप देखिए ये सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी का है 100 क्वेश्चन, कानूनगो के लिए भी 100 है, अमीन के लिए भी 100 है और सिर्फ लिपिक के लिए 150 क्वेश्चन है। कहाँ से क्या क्वेश्चन रहेगा वो भी सब कुछ यहाँ दिया गया है। यहाँ सिलेबस आपको लास्ट में जब आप आइएगा तो सिलेबस भी अवेलेबल है, आप वो भी चीज देख सकते हैं कि क्या सिलेबस गवर्नमेंट के द्वारा दी गई है। देखिए विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी का ये सिलेबस है। इसके अलावे आपको हम लोग सिलेबस पे एक डिटेल से चर्चा करेंगे आने वाले वीडियो में। ये कानूनगो का सिलेबस है, ये सीनियर अमीन के लिए सिलेबस हो गया और ये लिपिक के लिए सिलेबस हुआ। तो हम लोग आगे अपने वीडियो में बताएंगे कि सिलेबस क्या है, कैसे तैयारी करना और कितना कट ऑफ जा सकता है। इसलिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं मोर देन 50% जिन्होंने यूजीसी से पढ़ाई करके रखा है या एआईसीटी तो कॉलेज है लेकिन उनकी जो डिग्री है वो यूजीसी से है। ये दोनों ही स्टूडेंट्स अप्लाई नहीं कर सकते हैं और साथ में सिविल के जो समकक्ष डिग्री है यानी कि हाईवे इंजीनियरिंग डिप्लोमा या डिप्लोमा इन रूरल इंजीनियरिंग वो भी छात्र अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आप मेरे चैनल से बने रहिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।